हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो दिया जा सकता है वो शब्दों से नहीं। इसी सुविचार के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन की सुप्रभात। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू होगी चर्चा। वहीं कल पेश हुए बजट को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक। कांग्रेस बोली कहा नील बटा सन्नाटा। आज दिल्ली में सीएम शिवराज करेंगे नए 5 स्टार MP भवन का लोकार्पण। प्रदेश के सभी मंत्री रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज ने कानून व्यवस्था का लिया ब्यौरा। 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा के लिए सुरक्षा के इंतजाम के दिए निर्देश। राजनांदगांव और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। भर्रे गांव में अन्नदाता सम्मेलन में होंगे शामिल। पाटन में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का करेंगे लोकार्पण। रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक का दूसरा दिन। आज राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। संत तुकाराम की पत्नी पर टिप्पणी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी। महाराष्ट्र में कथा के दौरान दिया था बयान। विवाद बढ़ने पर लिया यू टर्न। बुरहानपुर में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत। इधर जांजगीर में ट्रैक्टर से टकराई पिकअप, 1 की मौत, 23 घायल। भिंड में कपड़ा व्यापारी की बेरहमी से पिटाई। 4 बदमाशों ने लाठी डंडे से की मारपीट। उधर ग्वालियर में आशा कार्यकर्ता ने शराबी को चप्पल से पीटा। पखांजूर में जवानों को बड़ी सफलता। सर्चिंग के दौरान ध्वस्त किया नक्सली स्मारक। मौके से नक्सलियों के बैनर भी बरामद। और T20 में भारत की सबसे बड़ी जीत। न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराया। गिल ने जड़ा शानदार शतक। पंड्या ने लिए 4 विकेट। और हेडलाइंस के बाद अब रुख कर लेते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की। पीएम मोदी को बाइडेन का न्योता। जून में अमेरिका जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली दंगों में बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करने की याचिका पर आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच, 2 की मौत, 21 को बचाया गया। अडानी एंटरप्राइजेस ने FPO को किया रद्द। निवेशकों के पैसे अब लौटाए जाएंगे। जनवरी में देश में बिजली उपभोक्ता 13% बढ़े। वहीं 6वीं बड़ी खबर, गोपनीय दस्तावेज मामले में बाइडेन के घर पर FBI की छापेमारी। 7वीं बड़ी खबर, भारत दक्षिण अफ्रीका वुमेन्स फाइनल मुकाबला। चलिए अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद के दोनों ही सदनों में आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को लोकसभा और 8 फरवरी को राज्यसभा में देंगे। बजट सत्र का यह हिस्सा 13 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 1 महीने के अवकाश के बाद 13 मार्च से शुरू किया जाएगा और 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। आपको ये भी बता दें कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ का आम बजट पेश किया। तो संसद के बजट सत्र का आज तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी, जिसके बाद आपको बता दें कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। इस पर पीएम मोदी जवाब देंगे। 7 फरवरी को लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे। वहीं 8 फरवरी को राज्यसभा में भी पीएम जवाब देंगे। और अब लोग कर लेते हैं प्रदेशों का। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक बताया। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि प्रधानमंत्री के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला यह बजट है, और यही वजह है कि बीजेपी नेता इस बजट को लेकर खुश नजर आ रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। इस बजट भाषण में उन्होंने बताया कि सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। यही वजह है कि एमपी के बीजेपी नेता इस बजट को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। केंद्र के इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट को प्रधानमंत्री के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट बताया है। शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में नहीं है। वहीं एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को देश के विकास का अप्रतिम रोड मैप बताया है। सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा है। विस्तार से सारी चीजें सामने आएगी तो हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि मध्य प्रदेश को क्या मिला और पूरे देश के लिए क्या बेहतर रहा। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई बजट हो नहीं सकता। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इस बजट के सुनहरे भविष्य को संवारने वाला बजट बताया। सकलेचा ने कहा कि एमएसएमई उद्योगों को इससे नई ऊंचाई मिलेगी। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने में तेजी से कैसे आगे बढ़े उसके लिए बना। बीजेपी नेताओं ने इस बजट को सुनहरे भविष्य को संवारने वाला केंद्र का बजट बताया है। बजट से गरीबों, किसानों और महिलाओं का उत्थान होगा। आम बजट के पेश होने के बाद वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने बजट पर निशाना साधते हुए इस बजट को देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं बताया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की केंद्र सरकारें अपने बजट में जनता को बेवकूफ बनाती थी। आज बजट पारदर्शी होता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश होने के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि इस बजट में पुराने वादों पर पर्दा डालने का प्रयास नजर आया है। हमें आशा थी कि उन घोषणाओं पर प्रकाश डाला जाएगा जो 2022 में पूरी होनी थी, लेकिन ये प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अजय बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकारें अपने बजट में जनता को बेवकूफ बनाती थी, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज बजट पारदर्शी होता है, लेकिन कमलनाथ उसी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। कमलनाथ जी बहुत होशियार व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने अपने बजट के माध्यम से आम आदमी को बेवकूफ बनाया है। वो आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं, जबकि आज के तारीख में बजट पूर्णतः पारदर्शी होता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट ऐसे समय पर आया है जब इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में इस बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को पेश कर दिया है। चुनावी साल होने की वजह से इस बजट से छत्तीसगढ़ को काफी उम्मीदें थी। वो उम्मीदें पूरी हो पाई या फिर अधूरी रह गई? केंद्र सरकार के बजट पिटारे से छत्तीसगढ़ के लिए आखिर क्या निकला, देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट का पिटारा खोला तो उसमें कई ऐसी घोषणाएं निकली जिससे विपक्षी पार्टियां चुनावी प्लान बता रही हैं। देश में मिलेट संस्थान के गठन और गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट्स की घोषणा पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निर्मला सीतारमण की जगह सीएम भूपेश बघेल को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मिशन को केंद्र सरकार ने अपनाया है। छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लिए या कांग्रेस शासित राज्यों को उन्होंने क्या दिया है? कुछ नहीं। ये बजट जो है महंगाई बढ़ाने वाला है और ये बजट अत्यंत निराशाजनक बजट है। बजट बिल्कुल अच्छा नहीं है। आम आदमी का बजट नहीं है, गरीब का बजट नहीं है। कांग्रेस के बयानों से इतर बीजेपी नेता बजट की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पीएम आवास की राशि 66% बढ़ा दी गई है, लेकिन राज्य सरकार की गलती के चलते छत्तीसगढ़ के गरीबों को इसका 1 रुपया नहीं मिलेगा। बजट मूल भावना सबका साथ सबका विकास सामाहिक है। 75 वर्ष की आजादी के बाद पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल आया है। यह अमृत काल का बजट है। यह गांव गरीब किसान का बजट है। यह युवाओं का बजट है। यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है। आज का भी जो बजट है, न केवल ये 1 साल के लिए
बल्कि देश की भावी योजनाओं को तय करेगा। चुनावी स्टेट छत्तीसगढ़ को आम बजट से कई उम्मीदें थीं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस नेताओं के बयानों से लगता है कि सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता इसे ऐतिहासिक और सभी वर्गों के हित में बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर छत्तीसगढ़ के बजट की तैयारियां भी जारी है। सीएम भूपेश बघेल लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। विभागों के मंत्री अधिकारियों के साथ उनकी बैठकें चल रही है, चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण, गृह, जेल, पर्यटन विभाग, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा, श्रम, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति विभाग के बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का 5 स्टार होटल की सुविधा युक्त नया मध्य प्रदेश भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है। आज इसका लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता यहां मौजूद रहेंगे। करीब 1.2 एकड़ में फैले इस भवन में 110 कमरे बने हैं। ये प्रदेश की आगामी 30 से 40 सालों की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। इस भवन की आधारशिला 12 जनवरी 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रखी थी। बता दें कि करीब 3 साल के बाद ये भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है। भवन नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में रोज एंड मैरी मार्ग पर बनाया गया है, जो कि पुराने भवन के नजदीक ही है। आपको ये भी बता दें कि भवन को बनाए जाने में 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये भवन बेहद खास रहने वाला है। 2 VVIP स्वीट्स इसमें बनाए गए हैं, तो वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए ये स्वीट्स विशेष तौर पर रिजर्व रहेंगे। इसके अलावा 67 डिलक्स कमरे भी इस मध्य प्रदेश भवन में बनाए गए हैं। भवन में मीटिंग हॉल, कन्वेंशन हॉल, ऑडिटोरियम और एक भोजनालय कक्ष भी है। आज इसका लोकार्पण होगा और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मीटिंग भी इसी भवन में की जाएगी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और राजनांदगांव जिले का दौरा करने वाले हैं। सीएम यहां आयोजित किसान अन्नदाता सम्मेलन और चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे राजनांदगांव में चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके अलावा दुर्ग के पाटन में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण भी होगा। साथ ही सम्मान समारोह में भी वो शामिल होंगे। तो आज दुर्ग और राजनांदगांव का दौरा सीएम भूपेश बघेल का किसान अन्नदाता सम्मेलन यहां पर होने वाला है, जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं। इसी तरह से आज चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि है, जिसमें वो शामिल होंगे। इसमें कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ ही चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति का भी आज अनावरण सीएम के हाथों होगा। साथ ही आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण भी वो करने जा रहे हैं। तो इस तरह से दुर्ग और राजनांदगांव जिले को कई सौगातें आज मिलने वाली हैं। इधर राजधानी रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। 2 दिवसीय इस बैठक का आज दूसरा दिन है। कार्य समिति की बैठक के पहले दिन अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की अगुवाई में बैठक की गई। अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का कहना है कि मोदी सरकार की नीति सबका साथ सबका विकास कर रही है। देश के विकास का ये मूल मंत्र सब तक उन्हें पहुंचाना है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि अल्पसंख्यक मोर्चा को हर मंडल से लेकर एक बूथ स्तर तक जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में डी पुरंदेश्वरी, जमाल सिद्दीकी, अब्दुल कुट्टी, मोहम्मद सद्दाम, डॉक्टर सलीम राज, शकील अहमद शामिल रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरह का मार्ग निर्देशन हमको मिलता है, हम यहाँ के हमारे पदाधिकारी सभी को देते हैं, ताकि वो निचली स्तर पर जाकर बताया जाता है, उनको निचली स्तर पर लेके जाना और काम भी करना। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती है, पर सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ही करती आई है अभी तक। पर यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है वो है सबके साथ सबका विकास। शायद कांग्रेस पार्टी भूल रहे हैं कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स कौन कर रहे हैं।
तो 2 दिवसीय ये बैठक है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी चर्चा कर रहे हैं। रायपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डी पुरंदेश्वरी जमाल सिद्दीकी पहुंचे हुए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा की भूमिका पर इसमें रणनीति बनाई जा रही है। आज दूसरे दिन भी कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जानी है। जिस मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है, उस मामले को लेकर आईबीसी 24 बड़ा खुलासा करने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटे पर लगे दुष्कर्म के आरोप पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को लेकर ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे इस पूरे केस में एक नया मोड़ आ जाएगा। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला को लेकर हुए इस खुलासे से आप चौंक जाएंगे। बीजेपी नेता और पार्षद आलोक दुबे आईबीसी 24 के पास पूरे सबूत लेकर के पहुंचे और उन्होंने बताया कि आरोप लगाने वाली महिला ने एक नहीं बल्कि 2 शादियां कर रखी हैं। यही नहीं, वो इससे पहले अपने दूसरे पति पर भी रेप का केस दर्ज करवा चुकी है। पूरा मामला फर्जी है और जिस महिला ने हमारे नेता प्रतिपक्ष के लड़के पे दुष्कर्म और अन्य मामले पे आरोप लगा के प्रकरण दर्ज कराया है, यह महिला पूर्व में भी संदेहास्पद और विवादित रही है। आलोक दुबे ने न्यायालय के आदेश की कॉपी के साथ ये दावा भी किया कि महिला ने जिस युवक से शादी की है उसे ही पैसों के लालच में रेप केस में फंसा दिया। युवक को बाद में कोर्ट ने बरी भी कर दिया। यही नहीं, डॉक्टरी रिपोर्ट में महिला को हैबिचुअल बताया गया है। न्यायालय के दस्तावेज जो मेरे पास हैं, ये महिला जिस व्यक्ति के ऊपर राजस्थान के दुष्कर्म और शादी करके प्रताड़ना का आरोप लगाई थी, उसको न सिर्फ माननीय न्यायालय ने रिहा कर दिया और जो इसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के पुत्र के ऊपर, वह पूरी तरह से फर्जी बनावटी है। आईबीसी 24 ने उस महिला के तत्कालीन मामले में आरोपी पक्ष का बचाव करने वाले वकील से भी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कई ऐसे तथ्य हैं जो पूरे मामले को संदिग्ध बनाते हैं। हमने उससे पूछा था कि क्या मनोज बैरागी भी आपका दोस्त है, तो बोला हाँ हमारा परिचित है। इस कारण से ये लोग साथ में ही अकेले रहते रहे हैं और पहले से ही इसी तरह का काम करती रही है, जिससे ये मामला दर्ज करा के और फंसा के पैसा ऐंठना चाहती है। इस नए खुलासे के बाद अब पूरे मामले की फिर से जांच की मांग की जाने लगी है। अभिषेक सोनी, आईबीसी 24, अंबिकापुर। इधर बुरहानपुर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग इस हादसे में घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। दरअसल यह हादसा खकनार थाना क्षेत्र के 1.5 तलाई मार्ग पर हुआ। यहाँ ट्रक और गन्ने से भरे आयशर में भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों में सवार लोग अंदर ही फंसे थे, जिन्हें राहगीरों और ग्रामीणों ने बाहर निकाला। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 साल की मासूम बच्ची और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 10 लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। 1.5 तलाई में घटना हुई है, दुर्घटना जिसमें 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई है और 11 घायलों को यहाँ रेफर किया गया था, जिसमें से अभी यहाँ पर एक बच्चे की भी डेथ हो गई है और एक गंभीर सीरियस है, जिसको अब हम लोग यहाँ से भी रेफर कर रहे हैं। बाकी 8 लोग जो है अभी यहाँ पर एडमिट हैं। वहीं मरीज के उपचार में ढिलाई बरतने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने अस्पताल प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। 11 लोग गंभीर रूप से घायल थे, वो लोग बुरहानपुर चिकित्सालय में उनको लेकर आया था। उन्हीं को देखने के हिसाब से यहाँ हॉस्पिटल में आया। यहाँ आने के बाद देखा तो काफी अव्यवस्थाएं तो थी। एक बच्ची यहाँ उसमें शांत भी हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों का पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और हादसे से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, जो कि जांजगीर से है। खड़ी ट्रैक्टर से यहां पर एक पिकअप की टक्कर हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई है, तो वहीं पिकअप में सवार 23 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप में करीब 25 से 30 लोग सवार थे, जो कि एक बारात में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर लेकर चालक यहां से
फरार भी हो गया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो जांजगीर में ट्रैक्टर से एक पिकअप की टक्कर हुई है जिसमें कई लोग जहां घायल हुए हैं तो वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोग एक ही गाड़ी में सवार थे जो कि बारात में शामिल होने के लिए गए थे और बारात से जिस वक्त वापस लौट रहे थे ये सभी, उसी वक्त ये हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 25 लोग लगभग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर भिंड से, जहां पर बदमाशों ने दुकान में मारपीट की है। दुकान संचालक और कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। बता दें कि 2 नकाबपोश समेत 4 बदमाशों ने लाठी डंडे से व्यापारी को पीटा है। कपड़े का रेट कम करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। कोतवाली थाना के हनुमान नजरिया की घटना बताई जा रही है। पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से दाम कम कराने को लेकर पहले ये विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि संचालक के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि 2 नकाबपोशों के साथ 4 बदमाश दुकान में पहुंचे और मारपीट की गई है और मारपीट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अब सामने आ चुका है। पूरी घटना सीसीटीवी भी कैद हुई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कुछ बदमाश दुकान के अंदर घुसकर मारपीट कर रहे हैं। तो यहां तो दुकान संचालक से मारपीट की गई है, लेकिन ग्वालियर में एक महिला ने एक शराबी युवक को पीटा है। क्यों पीटा ये भी आपको बता देते हैं। आशा कार्यकर्ता ये महिला बताई जा रही है। आशा कार्यकर्ता महिला और शराबी युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद महिला कार्यकर्ता ने युवक को चप्पलों से पीटा है। मारपीट का ये वीडियो अब सामने आ चुका है और वायरल भी हो रहा है। कुलैत स्वास्थ्य केंद्र के बाहर की एक घटना बताई जा रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले युवक जो है वो महिला से मारपीट करता नजर आ रहा है और उसके बाद महिला ने चप्पलों से शराबी युवक की पिटाई की है। आरोपी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये वीडियो जो है ये वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले युवक जो है वो मारपीट कर रहा है महिला के साथ में और उसके बाद महिला ने शराबी युवक को चप्पलों से पीटा है। महिला आशा कार्यकर्ता बताई जा रही है। तो युवक शराब के नशे में किसी बात को लेकर विवाद के बाद मारपीट ही हुई है। महिला कार्यकर्ता ने युवक को चप्पल से पीटा है। उसका वीडियो भी अब सामने आया है। और अब बात अडानी ग्रुप की। अडानी एंटरप्राइज 20,000 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर के एफपीओ को रद्द कर चुका है। ग्रुप ने यह फैसला किया है कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दिया जाएगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार रात ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए आपको अब ये भी बता देते हैं कि एफपीओ आखिर क्या होता है। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है जो कि कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। वो निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये शेयर बाजार में मौजूद शेयर से अलग होते हैं। ज्यादातर ये शेयर प्रमोटर्स जारी करते हैं और कंपनी अपने विस्तार के लिए आईपीओ या फिर एफपीओ का इस्तेमाल करती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के जरिए कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर्स को उतारती है, जबकि एफपीओ में अतिरिक्त शेयर्स को बाजार में लाया जाता है। और अब खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। टीम इंडिया ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी है। अहमदाबाद में हुए सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत के शुभमन गिल के नाबाद 126 रन रहे और इसी की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 234 रन इंडिया ने खड़े किए। जवाब में कीवी टीम 12.1 ओवर में 66 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। पांड्या ने ब्लेयर टिफनर को 1 रन पर, लोकी फर्ग्यूसन को 0 पर, ग्लेन फिलिप्स को 2 रन पर और फिन एलन को 3 रन पर उनका विकेट लिया। ये T20 क्रिकेट में रन के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी हार। भारत का पिछला रिकॉर्ड 143 रन से जीत का था। वहीं टीम इंडिया ने 2018 में आयरलैंड को 143 रनों से हराया था। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम इसके पहले पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में 103 रनों से हारी थी। गिल T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए।
उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो बेहद रोमांचक ये कल का मैच रहा। अगर आपने देखा होगा तो आप उस रोमांच के, उस हाई वोल्टेज मैच के साक्षी बने हैं। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए और इसी की बदौलत इंडिया ने एक ऐतिहासिक जीत यहां पर हासिल करी है, क्योंकि T20 में भारत की ये जीत सबसे बड़ी जीत बन गई है। भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराया है, जो अब तक का सबसे बड़ा मार्जिन रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में बयानों की आंच में सियासत की खिचड़ी पकनी भी अब शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ महीने दोनों ही प्रदेशों के आने वाले 5 सालों की किस्मत तय करेगा। IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को खास बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश के जरिए चुनावी खबरों से अपडेट करा रहा है। आज से आपके लिए हम लेकर आए हैं नया बुलेटिन चुनावी चौपाल। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपके विधानसभा का हाल क्या है। रोजाना 12:30 बजे से देखिए चुनावी चौपाल। फिलहाल साथ की बड़ी बात में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।